शहीद आजम उधम सिंह, सरदार उधम सिंह की जन्म जयंती पर मैं नमन करता हूँ। जलियांवाला बाग के तांडव नृत्य से विक्षुब्ध होकर 20 वर्ष से उधम सिंह ने 20 साल तक ये आग अपने दिल में रखी और 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर उस तांडव नृत्य के दोषी जनरल माइकल डाइवर को अपनी गोलियों का शिकार बनाया। 4 माह में उनकी ट्रायल हो गई और फांसी की सजा दे दी गई। उनकी शहादत हमें आज के दिन याद दिलाती है कि ये आज़ादी असंख्य लोगों की शहादत का नतीजा है। जब आज़ादी का महाउत्सव हम मना रहे हैं तो इन सब महान विभूतियों को हम याद करें और ये समझें कि हमारा उत्तरदायित्व है प्रजातंत्र को बचाने में, संविधान की रक्षा करने में क्या है। पश्चिम बंगाल के हालात अत्यंत चिंताजनक है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था यहाँ चरमरा गई है। संवैधानिक मर्यादाओं का खुलेआम अनादर हो रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राज्यपाल की हैसियत से संविधान में मेरा दायित्व है कि मैं संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करूं। इस प्रयास में मैं लगा हुआ हूं। मैं मानकर चलता हूं कि प्रजातंत्र में डायलॉग, डिस्कशन, डेलिब्रेशन का स्थान है। मैंने मुख्यमंत्री को बुलाया, कई बार चर्चा की, विधानसभा के अध्यक्ष को भी बुलाया। मेरी चर्चा में वो कोई बिंदु प्रस्तुत नहीं कर सके। मेरे बजट स्वीकार करने के बाद 1 अप्रैल 2021 से हो सकती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर मर्यादा को लांघते हुए फरवरी के मध्य में इसकी शुरुआत कर दी। मैंने प्रश्न उठाया है 45-46 दिन तक इस माँ कैंटीन का पैसा कहाँ से आया, ये डाइवर्शन कैसे हुआ, ये इतना बड़ा घोटाला कैसे होने दिया गया, इसके कौन दोषी। सबसे बड़ी चिंता और चिंतन मुझे तब होता है जब राज्य के मुख्य सचिव द्विवेदी जी को बुलाता हूँ, एसीएस होम गोपालिका को बुलाता हूँ। वो तो मोम की गुड़िया है, उनके साथ विचार विमर्श का कोई नतीजा नहीं निकलता। बिना मुख्यमंत्री के निर्देश की उनकी जबान तक नहीं खुलती। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? जिस सर्विस के वो सदस्य हैं, जिस पद पर वो हैं, उसकी गरिमा पर इतना बड़ा कुठाराघात करना। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, मीडिया कहाँ है? आप लोग क्यों इतने शिकंजे में हैं? आप लोग क्यों प्रजातांत्रिक व्यवस्था को डेसिमेट होते हुए देख रहे हैं? आप इन मुद्दों को उजागर नहीं कर पाते। Why should media be captive of ruling dispensation? कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव ने दिखा दिया, राज्य का चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, सरकार का एक अंग बनकर रह गया। मैंने सीसीटीवी के मामले में व्यापक जानकारियां मांगी हैं और मेरा मत है, मेरा निश्चय है, हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं होने देंगे। यदि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे
बिना भय के नहीं होंगे और आयोग सरकारी तंत्र का एक हिस्सा बन जाएगा, तो सबसे बड़ी चुनौती और कुठाराघात प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर होगा। ये कहीं भी डेमोक्रेसी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला वर्ष आपके लिए, आपके परिजनों के लिए सुखदायी हो, शांति का हो। प्रधानमंत्री जी ने जो कल घोषणा की है उससे दो चीज़ें साफ हैं। एक, भारत हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बिल के बारे में सरकार से कुछ जानकारी मांगी है। सरकार ने संपूर्ण जानकारी नहीं दी। जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने जानकारी मांगी उसको नज़रअंदाज कर दिया। इस प्रकार के विभाजन के लिए ये अति आवश्यक है कि जनता के ऑब्जेक्शंस को सुना जाए और वो सुनवाई का अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कोई कागज़ मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। बाकी कई मुद्दे मैंने उठाए हैं। जब भी सरकार वो जानकारी मुझे देगी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार मैं कार्यवाही करूंगा। मेरा काम सरकार को मजबूती देना है। मेरा काम सरकार के हर कार्य को बढ़ोतरी करना है, पर वो तभी संभव है जब सरकार कानून के हिसाब से काम करे, संविधान के अनुरूप काम करे। यदि अगर राज्य की शासन व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था और कानून के राज से कोसों मील दूर चली गई है, उसको वापस लाना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि मेरा कर्तव्य संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का उसको अनुपालन करना है। मैं मानकर चलता हूँ कि जो लोग उच्च पदों पर हैं, मुख्यमंत्री हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, वो आकर मेरे से चर्चा करें, डिस्कशन करें, डायलॉग करें, ताकि हम एक मत के हो पाए, जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ा पाए और जो भी हमारे बीच में मतभेद हैं उनका कोई न कोई निराकरण करें। ऐसा न करना व्यवहारिक नहीं है। राज्य सरकार कई नियुक्तियां करती है, उन नियुक्तियों को मैं कागजी फॉर्मेलिटी नहीं किया जा सकता। चाहे इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति हो, चाहे अन्य नियुक्ति हो, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना करनी होगी। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, और अनुरोध भी है और याचना भी है, प्रार्थना भी है। मीडिया की वजह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था यहाँ और भी खतरे में आएगी। आप लोग पता नहीं क्यों इतने सहमे हुए हैं कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना यहाँ बिल्कुल भूल गए। मानव अधिकारों का हनन आपको दिखता नहीं है। संवैधानिक मर्यादा सीसी कैमरा को रखने की कोशिश किया गया। अगले 5 जगहों पर चुनाव की एक प्रपोजल जो है हाईकोर्ट को दिया गया है और हाईकोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन को दिया है। तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में? किस ढंग से, हालांकि विरोधी का एलिगेशन है कि किस तरह से चुनाव नहीं हुआ, तो किस प्रकार से चुनाव होना चाहिए और क्या लगता है आपको जो CAPF का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए? देश में जहाँ भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, जहाँ भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, CAPF का डिप्लॉयमेंट होता है। CAPF का डिप्लॉयमेंट का मुख्य आधार है कि मतदाता को बल मिले, और पश्चिम बंगाल में तो ये निहायत जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस, कोलकाता पुलिस और प्रशासन राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। मैंने कई बार उनको आगाह किया है, चेताने की कोशिश की है। लगता है उनके कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। मैं दंग रह गया। लोगों ने मुझे कहा, महामहिम राज्यपाल ये क्या हो रहा है? हावड़ा के बारे में राज्यपाल के समक्ष मैं पुरजोर से कह रहा हूँ, राज्यपाल के समक्ष कोई कागज
कोई पत्रावली, कोई डिस्कशन, कोई विवेचन हावड़ा म्यूनिसिपैलिटी के विभाजन का और बाली के क्रिएशन का नहीं आया है। और जो बिल मेरे समक्ष आया है, जिसके बारे में मुझे आप लोगों के माध्यम से पता लगा है और उच्च न्यायालय के निर्णय में भी 5 पेज पर यह दर्शाया गया है कि मैंने उस बिल को असेंट दे दी, पराकाष्ठा है झूठ की। उच्च न्यायालय जैसी संस्था के समक्ष राज्य का वरिष्ठ वक्ता, अधिवक्ता, महाधिवक्ता ये बयान दे दे कि राज्यपाल ने बिल पर साइन कर दिया, गलत बात। After the KMC calls, you have met with the Honorable Home Minister. Sorry, only one question or one person. चक्रवर्ती को 4 साल का सेकंड टर्म दिया, राज्यपाल की कोई अनुशंसा नहीं है, कानून के तहत कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ। यह तो बिल्कुल गलत है, अमर्यादित है। मैंने सरकार को कहा है, जितनी नियुक्तियां राज्यपाल की अनुशंसा के विपरीत की गई हैं उनको रिविजिट करें, वरना विवश होकर मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। मैं गुरुजनों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाना चाहता, मैं उनका आदर करना चाहता हूँ और सरकार मुझे विवश कर रही है। मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ कि शिक्षा मंत्री, जिनको मुझसे चर्चा करनी चाहिए थी, कह रहे थे मुख्यमंत्री को हम चांसलर बना देंगे। आप तो मुख्यमंत्री को चांसलर के साथ गवर्नर भी बना दीजिए, तभी शायद आपको शांति मिलेगी। ये आचरण अनुचित है। मैं पश्चिम बंगाल के इस महत्वपूर्ण भाग में आया हूँ। नॉर्थ बंगाल में मैं लगातार आता रहा हूँ। इसको डेवलपमेंट की सख्त आवश्यकता है। मैं आपको कह सकता हूँ, कोर का टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA की गहन जांच CAG करेगा। मेरी इस विषय में व्यापक चर्चा हुई है। 10-11 साल तक ऑडिट न होना एक बहुत बड़ी टिप्पणी करता है अराजकता की तरफ से। जिन लोगों ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज किए हैं वो किसी भी राजनीतिक बिल में चले जाएंगे। पेंडेमिक परचेज के बारे में मांगा गया, कोई जवाब नहीं। खुद मुख्यमंत्री ने पेंडेमिक परचेज 2000 करोड़ के स्कैम को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया। पता नहीं क्यों ठंडे बस्ते में डाल, क्यों इन रिपोर्ट्स के ऊपर कुंडली बनाकर बैठे हैं, बर्दाश्त नहीं हो सकता। पेगासस का देखिए, मैं तो अचंभित हूं कि कोई सरकार इस तरीके से कैसे काम कर सकती है, कानून और संविधान को कैसे तिलांजलि दे सकती है। नोटिफिकेशन में लिख दिया कि राज्यपाल का मत है। क्या कोई व्यक्ति मत बना सकता है बिना कागज के? मेरे सामने कोई कागज प्रस्तुत नहीं हुआ, कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई। ये संवैधानिक अराजकता है, इसको अपने बर्दाश्त नहीं कर सकते। शिक्षा जगत का जब मामला देखते हैं, क्या कानून के तहत चांसलर जो गवर्नर भी है उसको नजरअंदाज कर वाइस चांसलर की नियुक्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। देश में कहीं नहीं ऐसा। यहाँ इन्होंने 1.5 दर्जन लोगों का नियुक्ति कर दी गई और कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की दोबारा नियुक्ति कानूनी पुस्तक को बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया गया है। सार्वजनिक जाना, बेवजह जाना समझ में नहीं आता है। विधानसभा के अध्यक्ष को अपना आचरण मर्यादित रखना चाहिए। वो अपने अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों से अनभिज्ञ। जब 2 बार विधानसभा में गया और संविधान के तहत अभिभाषण दिया
दोनों बार मुझे इमरजेंसी की याद आई, क्योंकि दोनों बार मेरा अभिभाषण ब्लैकआउट किया गया। जब विधानसभा गया, पहली बार निरीक्षण करने, जानकारी प्राप्त करने ताले लगे नहीं। जितनी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष से मांगी गई है, आज तक एक भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। Such a conduct of the speaker cannot be countenanced. भारत के संविधान में माननीय मुख्यमंत्री का दायित्व है। अनुच्छेद 167 में संविधान निर्माताओं ने विवेकपूर्ण तरीके से लिखा है, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स गवर्नर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। मैं चिंतित हूं, यह गंभीर चिंतन का विषय है। आज तक मुख्यमंत्री ने आज तक आर्टिकल 167 के तहत मांगी गई कोई जानकारी नहीं। मैंने जानकारी क्या मांगी? बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का हिसाब दे दिए। बताइए जनता को 12,30,000 करोड़ का निवेश कहाँ है, कौन से भूभाग में है, इनके आयोजन में कितना खर्चा हुआ? कोई जवाब नहीं। पेंडेमिक परचेज के बारे में मांगा गया, कोई जवाब नहीं। खुद मुख्यमंत्री ने पेंडेमिक परचेज 2,000 करोड़ के स्कैम को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया। पता नहीं क्यों ठंडे बस्ते में डाल, क्यों इन रिपोर्ट्स के ऊपर कुंडली बनाकर बैठे हैं, बर्दाश्त नहीं हो सकता। पेगासस का देखिए, मैं तो अचंभित हूं कि कोई सरकार इस तरीके से कैसे काम कर सकती है, कानून और संविधान को कैसे तिलांजलि दे सकती है।